तो जय हिंद, वंदे मातरम। आई एम रियली सॉरी, आज थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, तो फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा पहले ही टाइम हो चुका है और उसके लिए सॉरी। तो सभी बच्चे फटाफट जुड़ चुके हैं। माही, भूपिंदर, दीपक, रोहित, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फटाफट बात करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। इससे पहले वाला चैप्टर हमने वर्क एनर्जी पावर यानी कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस क्लास में। और आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है फोर्स यानी कि बल। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स यानी कि बल। ऑल्दो ये चैप्टर जो है ये इसी का पार्ट है। अभी तक हमने जो मोशन पढ़ा है, हमने गति पढ़ी है, वर्क एनर्जी पावर पढ़ा है। उसके बाद हम फोर्स के अंदर बेसिकली हम ज़्यादा किस पे ध्यान देते हैं, घर्षण बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर जी का क्या संबंध होता है, जी के क्या रिलेशन होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल इसमें ज़्यादा फोकस पे रहता है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है, फटाफट सभी को जय हिंद, सत श्री अकाल, शिवेंद्र, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को आज की बिना डिले किए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है कि सिंपली फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँगा कहाँ पर किस तरीके का प्रश्न बन सकता है, तो हमें उसी हिसाब से तैयार रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बल होता क्या है, यानी कि हमारा फोर्स होता क्या है। तो भारी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर। देखो, अगर मैं सरल भाषा में समझाऊँ तो जो बल होता है वो या तो पुश होता है या पुल होता है, या हम किसी चीज़ को खींचते हैं या किसी चीज़ को धकेलते हैं, ये बल होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी है। विच चेंजेस और अटेम्प्ट टू चेंज द ओरिजिनल स्टेट। तो जो आपका ओरिजिनल स्टेट है, जो आपका आप कह सकते हो वास्तविक जो आपका स्टेट है, यानी कि जो आपकी अवस्था है, उसमें अगर परिवर्तन लाना है तो आपको बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बल एक एक्सटर्नल फैक्टर है, एक बाहरी कारक है जो आपकी अवस्था में परिवर्तन, आपकी स्टेट में चेंज लेके आता है और ये बॉडी को या तो पुश करता है या पुल करता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। जय हिंद शिवेंद्र, नितेश, अभिषेक, रोहित। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां बच्चे कई बार फंसते हैं वो ये होता है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा न्यूटन का नियम बल को परिभाषित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डिस्क्राइब्स द फोर्स। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो कई बार बच्चे कह देते हैं सर फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ है। नहीं, फर्स्ट लॉ नहीं होता। जब भी बात आए कि बल की परिभाषा किसने दी है, बल की आप कह सकते हो डेफिनेशन किसने दी है फोर्स की, तो उस समय न्यूटन का सेकंड लॉ हमें याद आ जाना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। देखो, हमें सभी को पता है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है वो क्या कहता है कि जो फोर्स होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर होता है और यहीं से फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पर हम बल का फॉर्मूला लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ध्यान रखना कि ये जो बल है इसकी परिभाषा कौन देता है, न्यूटन का सेकंड लॉ यानी कि न्यूटन का द्वितीय नियम देता है। ठीक है, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग यादव जी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जनरल बात हो गई कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। इसके बारे में ऑलरेडी जानते भी हैं, तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अब जहां से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि बल का फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ma। अभी मैंने आपको बोला m क्या है, मास है यानी कि द्रव्यमान है, a हमारा त्वरण है यानी कि एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन और मास के प्रोडक्ट को, इनके गुणनफल को हम बल कहते हैं, जो मैंने भी आपको बताई है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये राशि कैसी है, क्या ये राशि अदिश है कि सदिश है, यानी कि स्केलर की वेक्टर। क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है। अगर कोई भी राशि आती है तो आपको तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो उसका ये देख लीजिए क्या वो स्केलर है कि वेक्टर है, दूसरा उसकी यूनिट क्या है और तीसरा उसकी विमा क्या है। ये तीन चार चीज़ें आप अच्छे से याद कर लो हर एक राशि की, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, आराम से चल रहा हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात आती है कि ये जो बल है यानी कि ये जो फोर्स है ये राशि कैसी है। तो ध्यान रखना ये राशि है सदिश, सदिश यानी कि वेक्टर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो फोर्स होता है वो कौन सी क्वांटिटी। और हमें ये पता है कि जो सदिश राशि होती है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो वह राशि होती है जो दिशा पे निर्भर करती है, यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, बल का जो सूत्र होता है वो
होता है F इक्वल्स टू ma, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि F जो होता है वो A के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? A के, यानी कि जितना ज़्यादा त्वरण उतना ज़्यादा बल, और जितना कम त्वरण उतना ही कम बल। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि बल वहाँ होता है जहाँ त्वरण होता है, यानी कि जहाँ जहाँ आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलता है वहाँ पर हम फोर्स यानी कि हमारा बल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब बात चल रही थी ये कौन सी राशि है, यानी कि ये वेक्टर राशि है, यानी कि ये सदिश राशि है, तो यहाँ से दूसरा एक पॉइंट ये उठता है कि चलिए मान लीजिए कि ये सदिश राशि है और हमने मान भी लिया, चलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है हम जानते हैं कि उसकी दिशा भी बताना हमारे लिए ज़रूरी है, यानी कि उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है। तो बहुत ही सरल सी चीज़ है, जैसे कि ये किस पे निर्भर करता है? त्वरण पे, यानी कि एक्सेलरेशन पे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो बल होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है ना, उसकी जो डायरेक्शन यानी कि जो दिशा होती है, ठीक है, वो दिशा की अगर हम बात करें तो दिशा जो इसकी होती है किसकी? बल की, वो हमेशा हमेशा त्वरण के समरूप होती है, त्वरण के आधार पर होती है। जहाँ पर भी आपका एक्सेलरेशन होता है वहाँ पर बल होता है। देखो सरल सी भाषा में अगर आपको बोलें तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वस्तु जो है ये लेट से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है, अगर ये वस्तु नॉर्थ की तरफ जा रही है और इसका त्वरण भी नॉर्थ की तरफ है तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि इसका त्वरण नॉर्थ की तरफ है तो इस पे लगने वाला बल भी नॉर्थ की तरफ है। तो जिस दिशा में त्वरण होता है, जिस दिशा में एक्सेलरेशन होता है, उसी दिशा में हमारा फोर्स यानी कि बल पाया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर यह ध्यान रखना, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, कैसे? कि जहां जहां पर बल है वहां वहां पे त्वरण है, यानी कि जो बल की दिशा होती है वो त्वरण की दिशा होती है। तो आप दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं और दोनों तरीके से इसको बता सकते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पाठक, बिल्कुल। नहीं तबीयत एकदम सही है माही, एकदम अच्छी तबीयत है, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसकी, यूनिट का क्या खेल है। तो देखिए यूनिट की जब हम बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में बात करें तो फोर्स की काफ़ी यूनिट्स बन सकती हैं। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, F इक्वल्स टू ma होता है ना, और एक और फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू संवेग में परिवर्तन की दर, है ना। तो दोनों से हम इसकी यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पहले वाले से यूनिट अगर निकालेंगे तो ये बन गया kg, त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर यहाँ से निकालेंगे तो देखिए संवेग क्या होता है, संवेग होता है, सेम आएगा, देख लो आप, संवेग से निकालोगे संवेग होता है द्रव्यमान इनटू वेग बटा समय, है ना। तो यही सेम चीज़ है। तो द्रव्यमान केजी में, वेग हो गया मीटर पर सेकंड, और नीचे ऑलरेडी सेकंड है। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, दोनों से आपको यूनिट क्या मिल रही है? सेम मिल रही है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो दो यूनिट तो हमें पता चली जो कि सेम है, यानी कि हमें ये पता चल गया है कि जो फोर्स होती है उसकी एसआई यूनिट, एसआई मात्रक कौन सा होता है? तो ध्यान रखना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि सर न्यूटन एसआई मात्रक है क्या, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर? अरे दोनों ही एसआई मात्रक है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों ही क्या है? एसआई मात्रक है। हाँ, बल त्वरण पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। देखो जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है ना, मैं बता देता हूँ, वो इनर्शिया को डिफाइन करता है, जड़त्व के बारे में बताता है, और जो बल के बारे में उसकी परिभाषा देता है कि फोर्स कितना है, वो हमें न्यूटन का कौन सा लॉ देता है? सेकंड लॉ, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, डेफिनेशन आप कह सकते हो, बट अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, मान की बात करूँ, तो वो सेकंड लॉ से ही मिलती है, ठीक है, क्लियर है। बाकी अगर थोड़ा सा और जनरल पूछ लें तो ध्यान रखना, जो हमारा इनर्शिया होता है, जड़त्व होता है, वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यूनिट की मैं बात कर रहा था, ये ध्यान रखना ये दोनों की दोनों एसआई यूनिट में आएंगी। अब क्या इसके अलावा कोई और यूनिट हो सकती है? तो चलिए समझते हैं। देखो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स होता है, अगर उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो संवेग में परिवर्तन की दर आता है, तो इसको हम आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेग। तो आवेग से भी निकालो, ऐसे निकालो, सबसे निकालो, ये दोनों ही यूनिट आपको देखने को मिलेगी। तो ज़्यादातर हम एसआई यूनिट न्यूटन को बोलते हैं, बट हमें पता है
न्यूटन के अंदर क्या होता है, तो न्यूटन के अंदर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है सर जी, थर्ड लॉ बता देता हूं भूपिंदर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थर्ड लॉ न्यूटन का क्या बोलता है, अगर आप किसी बॉडी पर वस्तु पर एफ फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी वापस आप पे एफ फोर्स लगाएगा। यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि जितना आप किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हैं वो चीज वापस आप पे उतना ही फोर्स लगाती है। ठीक है, अगर मैं इसको डेफिनेशन से समझाऊं तो ये बोलता है कि जितनी आपकी क्रिया है उसकी प्रतिक्रिया आपको झेलनी पड़ेगी। यानी कि हर एक एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो जितना आप बल लगाएंगे, अंदाजन लगाएं आपने 10 न्यूटन बल लगाया तो वो बॉडी आप पे भी 10 न्यूटन बल लगाएगी, बट फर्क क्या है, दोनों की डायरेक्शन विपरीत होती है। ठीक है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। पी क्या है, पी संवेग है, क्षत्रिय कुंदन संवेग है। ठीक है, किस नियम से बल की परिभाषा, पहला नियम नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, सेकंड लॉ है। ठीक है, सेकंड लॉ, आप कंफ्यूज मत हो, ये मेरे को पता नहीं कितने बच्चों ने पूछा है और ये कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बल की परिभाषा किसने दी है, सेकंड लॉ ने ही दी है। फर्स्ट लॉ तो जड़त्व का नियम है, आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट नहीं है सिसोदिया, नहीं है, ये कंफ्यूजन है सभी को। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, आप किसी और बुक में हो सकता है गलत दिया, आई डोंट नो, बट जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे हिसाब से फर्स्ट लॉ जड़त्व को समझाता है। बिकॉज फर्स्ट लॉ में हम बल को जीरो मानते हैं, बल के बारे में हम बात नहीं करते हैं। जब बल नहीं होता है तो वस्तु जिस भी अवस्था में है उसी अवस्था को कंटिन्यू करती है, तो ये जड़त्व का नियम है। तो जड़त्व के बारे में हमें समझाया है। परिभाषा यानी कि बल क्या है, बल का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है एक परिभाषा, ये है एक फॉर्मूला, ये है एक मान। तो ये सब का सब न्यूटन सेकंड लॉ में ही हमें समझ में आया है। बल की परिभाषा तब आएगी जब हमें त्वरण समझ में आएगा, त्वरण तो हमारे सेकंड लॉ में आता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती रहती है। ठीक है, बुक में दिया है, आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो ये गलत होना चाहिए। देखो मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे भी कई बच्चों ने पूछा है और आई थिंक वो पता नहीं किस बुक से, आई थिंक ये इसमें पढ़ के वो कंफ्यूज हुए हैं। ठीक है, नहीं मेरे हिसाब से गलत है, आप एक बार सर्च जरूर कर लेना इसको। ठीक है, फर्स्ट से फॉर्मूला कहाँ से निकलता है नीलेश, नहीं निकलता। देखो मैं फिर एक बार समझा देता हूँ, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक मुझे लगता है, वहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे को सही लगता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आपसे पूछेंगे अलग, दो बच्चे इसको अलग अलग समझते हैं। एक समझते हैं कि परिभाषा किससे मिली, एक समझते हैं कि इसका फॉर्मूला कहाँ से आया। भैया दोनों एक ही चीज़ है। परिभाषा आप किसकी दोगे, जिसका आपको फॉर्मूला पता है। बात समझ में आ रही है। देखो फर्स्ट लॉ के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है या फिर मोशन में है, कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म, है ना, हमारा एक समान रूप से गति कर रहा है, तो वो उसी को कंटिन्यू करेगा जब तक बाहर से कोई बल नहीं लगता। यहाँ पर बल नहीं लगते हुए की बात हो रही है, बल की बात हुई है बट यहाँ पर बल बाहर से नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर अभी हम बल के बारे में बात नहीं करते हैं, हम बस ये कहते हैं कि वस्तु जिस भी स्थिति में है, जिस भी अवस्था में है, उसी में रहेगी और वो उसी को कंटिन्यू करेगी अगर बाहर से कोई भी बल ना लगे। अब जो सेकंड लॉ आया उसने बोला कि अगर बल लग जाए तो क्या होगा। तो ये हुआ कि अगर बल लग रहा है तो वस्तु के अंदर त्वरण आएगा, वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब बल जो है वो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण से रिलेटेड है, यानी कि F इक्वल्स टू ma होता है। इसका मतलब हमें यहाँ से समझ में आया कि बल जो होता है, फोर्स जो होता है, वो त्वरण से रिलेटेड है, यानी कि त्वरण पे निर्भर करता है। तो ये हमें कहाँ से पता चला, न्यूटन के सेकंड लॉ से। ठीक है, ठीक है। मेरे हिसाब से देखो, मैं अपनी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। फिर एक बार चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने ये चीज़ पे पहले भी डिस्कशन आई थिंक किया है किसी से, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक ये है कि ये परिभाषा आई थिंक फॉर्मूले से ही आती है। किसी चीज़ की परिभाषा, किसी चीज़ की डेफिनेशन उसके फॉर्मूले से ही मिलती है। ठीक है, ये बेझक क्या होता है, डेफिनेशन कहना चाहते हैं यादव जी। ठीक है, चलिए अब एक बार यहाँ पर आ जाइए, मैं फिर एक बार देख लूँगा, आपके कहने पे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है उसमें कोई एक छोटा सा पॉइंट हो, बट मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को समझ में आता है, मैं अपनी तरफ से आपको ज़रूर पॉइंट रखूँगा। ठीक है,
आपको पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देंगे जहां इतना आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। सिंपल से ध्यान रखो, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स की डेफिनेशन सेकंड लॉ से मिलती है, ठीक है। देखो कॉम्प्लिकेट मत करो इस चीज़ को, ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैंने आपको एक बार बोला उस पर थोड़ा सा सोचें, आप खुद सोचें ना कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ। बल की परिभाषा, बल के बारे में बात कहाँ कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं। बल तो ऑब्वियसली हम हर जगह यूज़ करते हैं। बल क्या है, बल की परिभाषा क्या है, बल कैसे बना है, ये तो सेकेंड लॉ में देखा ना हमने। फर्स्ट लॉ में तो बल को लिया ही नहीं। आप खुद सोचो, मैं तो कह रहा हूँ बल है ही नहीं। जब बल आएगा तभी तो उसके बारे में जानेंगे, और वो सेकेंड लॉ में आता है, ठीक है। हाँ यही तो है, बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर होता है, ठीक है। जो बल होता है, जो फोर्स होता है, वो संवेग में परिवर्तन की दर होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को जब सॉल्व करते हैं तो आता है F इक्वल्स टू ma। अगर किसी को डाउट है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, डाउट पूरा कर देते हैं ना। बल क्या कहता है, देखो न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma नहीं कहता है। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर है। तो यहाँ पर मैंने समझाया ना बल क्या होता है। बल वहाँ होता है जहाँ पर संवेग में परिवर्तन की दर होती है, और संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, m इंटू v1 माइनस m इंटू v2 बाई टी। यहाँ से m कॉमन लो, v1 माइनस v2 बाई टी, तो ये क्या है, त्वरण है। तो F इक्वल्स टू क्या आ गया, ma हो गया ना। बल का फॉर्मूला, बल की परिभाषा, क्लियर है। हाँ फर्स्ट लॉ इनर्शिया का है, ठीक है। एक बार देख और लूँगा, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से सोचो ना, खुद समझो इसको। एक बुक के आधार पर अपन चीज़ों को नहीं कह सकते कि वो सही हो सकती हैं। कई बार कोई इंसान गलत से वो एक की जगह दो लिख दे या ना, तो वो कभी बार गलती भी हो सकती है। मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। मैं फिर भी एक बार देख लूँगा, मैं बिल्कुल ऐसा आपको नहीं कह रहा हूँ। 99% मैं सही हूँ मुझे लग रहा है, बट 1% मैं फिर भी देख लूँगा, कहीं पर कोई छोटा सा कोई रीज़न तो नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब इधर फोकस करो सभी। तो ऐसा यूनिट की जब मैं बात कर रहा था तो ध्यान रखना 1 न्यूटन के अंदर आता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम CGS की बात करते हैं तो ये डाइन में नापा जाता है। कितनी बार ये मैंने आपको बताया भी है कि फोर्स जो होता है उसको डाइन में भी नापा जाता है, पर डाइन जो होता है वो हमारा SI नहीं होता है, वो CGS होता है। अब डाइन के अंदर क्या आता है तो ध्यान रखना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना न्यूटन एक SI यूनिट है, डाइन एक CGS यूनिट है। अब अगर इन दोनों में मैं संबंध निकालूं तो बहुत सिंपल है। ध्यान रखना 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन होता है, ठीक है। ये तो आपको आता भी होगा। और इसको अगर उल्टा कर दें कि 1 डाइन किसके बराबर है, तो 1 डाइन 10 की घात -5 न्यूटन के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये पॉइंटर्स लिखे हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेक कर लूंगा, ठीक है। कल इसके बारे में फिर बात करेंगे, ठीक है। कोई नहीं, ठीक है। अब इस बारे को छोड़ो, कल इसके बारे में फिर बात कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि घर्षण बल क्या होता है। देखिए घर्षण बल भी एक महत्वपूर्ण बल है। तो फ्रिक्शन जो फोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज जब हम घर्षण बल की बात करते हैं तो 2 टाइप के घर्षण बल हम इसमें पढ़ते हैं। एक स्थैतिक हो गया, एक गतिज हो गया, और एक रोलिंग, यानी कि जब कोई चीज़ लुढ़कती है तो घर्षण बल क्या होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना यहाँ पर कि घर्षण बल क्या होता है। देखो घर्षण बल ये होता है कि जभी भी, है ना, जभी भी कोई वस्तु चल रही हो आगे की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल इस वस्तु पे मैं बल लगा रहा हूँ F
और ये वस्तु आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस समय क्या होता है कि ये जो सतह होती है, देखो दो सतह होती हैं, एक इसका ये जो ब्लॉक की सतह हो गई और एक सतह होती है जिस फर्श पे ये पड़ा है। यहाँ दो सतहों के बीच में क्या होता है, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का मतलब होता है, देखो हम क्या करते हैं कि जब इन सतह को देखते हैं एकदम जूम करके, तो ये सतह जो होती है ना थोड़ी सी उबड़ खाबड़ होती है ना, तो ये भी उबड़ खाबड़, ऊपर वाली भी उबड़ खाबड़, तो इनके बीच में लॉकिंग हो जाती है, लॉक हो जाते हैं, है ना। इसी को तो घर्षण कहते हैं। घर्षण का मतलब होता है इंटरलॉकिंग ऑफ सर्फेसेस, यानी सतहों का एक दूसरे के साथ एकदम एक दूसरे के साथ चिपक जाना, इसको हम घर्षण कहते हैं। अब एज सच धरती पर कोई ऐसी सतह नहीं है जिसके अंदर एकदम आपको चिकनी सतह मिले, बिल्कुल भी ऐसा आपको उबड़ खाबड़ ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कोई ऐसी सतह है तो वो हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम घर्षण वो देगा, बट ऐसी कोई भी सतह नहीं है धरती पे जहां पर हम बोल दें कि भैया यहां पर फ्रिक्शन फोर्स 0 होने वाला है, घर्षण बल 0 होने वाला है। आप कितनी भी चिकनी सतह ले आओ, अगर आप उसको जूम करके देखोगे, आजकल कितने अच्छे अच्छे कैमरा आ गए हैं, आप उसको कितना भी जूम कर लो, कितना भी जूम कर लो, वो कहीं ना कहीं जाके आपको वो ऐसे ही दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं घर्षण होता है, ये बिल्कुल आप मान लीजिए, बट हाँ कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है, उस बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डिपेंड किस पे करता है, किस पे निर्भर करता है, तो ये दोनों सतहों पे निर्भर करता है। अब ये दोनों सतहों के बीच में क्या होता है, परस्पर आप कह सकते हो कि ये मेरे पास रुका हुआ है, ये इसके ऊपर चल रहा है। अब जब ये चलेगा तो इंटरलॉकिंग होगी, इसको लॉक करेगा, लॉक करने से इसकी गति को ये रोकेगा, तो ये रेजिस्टेंस यानी कि इसको रोकता है ना, इसको इसका प्रतिरोध करता है। तो वो जो प्रतिरोध होता है वो विपरीत दिशा में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये कैपिटल एफ है, ये वो बल है जो आप लगा रहे हैं, और ये स्मॉल एफ वो बल है जो सतह एक दूसरे को मतलब सतह इसको बचा रही है आगे जाने से। यानी कि घर्षण बल जो होता है ये हमेशा वस्तु की गति को रोकने की कोशिश करता है। वस्तु कहीं भी जाए ये कहेगा नहीं भाई तुझे कहीं नहीं जाना है, तू यहीं रुका रहे, तू वापस यहाँ आ जा। ध्यान रखना ये घर्षण बल कभी भी ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर लगा रहे हो 10 न्यूटन और घर्षण बल लग रहा है 20 न्यूटन, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज अगर ऐसा हो जाएगा तो आप तो जा रहे हो आगे, आप जाना चाहते हो आगे पर आप जा रहे हो पीछे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो बस ये कर सकता है कि वो आपको रोक दे। मैक्सिमम घर्षण बल का क्या आप कह सकते हो पावर है, एक तो ये कि समझ लो आप 10 न्यूटन से आगे चल रहे हो तो आपको वो 8 न्यूटन कर दे, या वो 5 न्यूटन कर दे, या आपको वो रोक दे। मैक्सिमम वो क्या कर सकता है, रोक सकता है। कभी भी घर्षण बल लगाए हुए बल से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि जितना भी आप फोर्स लगाओगे तो वो घर्षण बल या तो उसके बराबर हो जाएगा या उससे कम रहेगा, बट कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बहुत ही सरल सी ये चीज़ है। अब रही बात इसकी दिशा की, तो दिशा इसकी विपरीत होती है इसके जो बल आप इस पे लगा रहे हो। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जिसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये होता है कि अगर वस्तु पर 5 या 4 बल लग रहे हो तो क्या होगा, तो घर्षण बल कैसे लगेगा सर। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, द्रव्यमान कितना है, m है। अब मैं यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा हूँ F1, यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा हूँ F2। अब मेरा प्रश्न है कि सर इसमें आप बताओ अब मेरा घर्षण बल कहाँ लगेगा। अब अभी तक तो आपने एक बल बताया था, तो चलिए एक बल तो मैं समझ गया कि वो आपकी परस्पर गति को रोकता है, जो आपका मोशन हो रहा है उसको वो कम करता है। अब यहाँ पर 2 बल लग रहे हैं, अब बताओ कहाँ लगेगा, क्या वो F2 की तरफ लगेगा, क्या वो F1 की तरफ लगेगा। अब ये आप नहीं बता सकते जब तक मैं आपको ये ना बोलूँ। अगर मैं बोलता हूँ F1 F2 से बड़ा है, यानी कि ये वाला बल इस बल से बड़ा है, तो मुझे पता है ये ब्लॉक इधर ही जाएगा, तो मेरा घर्षण बल कहाँ लगेगा, इस दिशा में। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है एक बल लगे, हो सकता है और सारे बल लगे, 3 बल लगे, 4 बल लगे, है ना। तो अब अगर ये स्थिति है, अगर यहाँ पर समझ लो ये 10 न्यूटन है, ये बल आपका 2 न्यूटन है, तो वस्तु जाएगी उस तरफ। तो हमेशा वस्तु किस तरफ जा रही है उस पर निर्भर करता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि बल की दिशा पर निर्भर करता है, नहीं। हो सकता है वस्तु पर 10 बल लग रहे हो और वस्तु कहीं नहीं जा रही हो, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वस्तु पर 10 बल लग रहे हैं, इधर वाले बल सारे इधर वाले बलों को काट रहे हैं, तो वस्तु कहीं नहीं जा रही, तो घर्षण बल नहीं लगेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बल लग रहा है तो घर्षण बल लग रहा है, नहीं। कंडीशन ये है कि वस्तु जिस भी दिशा में जाएगी उसके विपरीत ये बल लगेगा, ये होता है मेन पॉइंट। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोल देता कि नहीं F2 बड़ा है F1 से,
अब अगर F2 F1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये वस्तु इधर जाएगी, और अगर ये वस्तु इधर जाएगी तो घर्षण बल इधर लगेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, घर्षण बल जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है वस्तु किस तरफ जा रही है। सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? तो ये ध्यान में रखना, ठीक है? ठीक है, तो ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये था हमारे घर्षण बल से रिलेटेड, ठीक है? ओके, चलिए, आई थिंक आज की क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, बट उसके लिए आई एम सॉरी, और कल हम वापस टाइम पे स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास का भी स्लॉट होता है, तो हिसाब से मुझे क्लास को एंड करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हमने शॉर्ट में ही समझा कि क्या होता है फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन क्या है, फोर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या है, और आपका जो डाउट आया था उसके बारे में भी मैं ज़रूर देखूंगा कि जो डेफिनेशन है और जो कॉन्सेप्ट है वो किस लॉ के बारे में बात किया है। बिल्कुल इस बारे में वापस एक बार मैं अध्ययन करूँगा, आपको इसके बारे में ज़रूर कल बताऊँगा, ठीक है? और हमने थोड़ा बहुत जाना कि फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल क्या होता है। कल की क्लास में हम घर्षण बल को आगे की तरफ और लेके चलेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको और बाकी जो बल होते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है? इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, खुश रहना। तब तक सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।